अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। केमिकल काइनेटिक्स का आज हम थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम 2 लेक्चर्स केमिकल काइनेटिक्स के पढ़ चुके हैं और उन लेक्चर्स के अंदर हमने रेट ऑफ रिएक्शंस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में स्टडी किया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हमारे पास जो है एक लिहाज से एक एक्सपेरिमेंटल आपके पास टर्म्स है, या हमारे पास उसकी जो डिटर्मिनेशन है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड से ही पॉसिबल है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस किसी भी केमिकल इक्वेशन का हम बग़ैर एक्सपेरिमेंट के मालूम नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा, इसके बाद हमें मालूम होगा कि ये केमिकल रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का है या सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है या थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है या ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर मालूम करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी मालूम कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ हमने पिछले लेक्चर में सेकंड लेक्चर के अंदर मॉलिक्यूलरिटी को भी डिस्कस किया, जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ज़रिए से हम मालूम कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट टाइम में कोलिजन में आ रहे हैं, वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी। इन दोनों को कंपेयर हमने किया। इसके अलावा हमने कुछ और टर्म्स को भी स्टडी किया जिसमें रेट लॉ भी मौजूद था। और उससे पहले लेक्चर में यानी कि केमिकल काइनेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी किया। आज इस लेक्चर में थर्ड लेक्चर में रेट ऑफ रिएक्शन के फैक्टर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शंस के कौन से फैक्टर हैं जिनकी बदौलत रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। क्योंकि कुछ ऐसे रिएक्शंस हमारे पास होते हैं जिसमें हम ये चाहते हैं कि रिएक्टेंट जो है वो तेज़ी से आपस में कोलिजन करें और कोलिजन के साथ साथ वो तेज़ी से वो न्यू प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। जबकि कुछ रिएक्शन हमारे पास इस तरह की भी होते हैं कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पास रिएक्टेंट हैं हमने उनको जिस हालत में प्रिजर्व किया हुआ है वो उसी हालत में ही रहे और वो किसी न्यू प्रोडक्ट में चेंज ना हो। तो उसके लिए हम उन फैक्टर्स को अप्लाई करते हैं कि जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाए। मेडिसिन्स के ऊपर हम इसी चीज़ के हवाले से कुछ फैक्टर्स अप्लाई करते हैं कि वो रेट ऑफ रिएक्शन उनका ज़्यादा ना हो। जैसे कुछ मेडिसिन के बारे में कहा जाता है कि इसको सनलाइट में ना रखें, क्योंकि सनलाइट में रखने से फोटोलाइसिस होने की वजह से न्यू प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो हम उससे बचाव के लिए हम एक ऐसे टेम्परेचर में रखते हैं जहाँ पर वो किसी न्यू प्रोडक्ट में चेंज ना हो, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं। फिर इसी तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी बाज़ जगहों पर करने के लिए कुछ फैक्टर्स आपके पास जो हैं वो इन्वॉल्व करते हैं कि ताकि रिएक्शन आपके पास तेज़ी से हमारे पास हो सके। एंडोथर्मिक टाइप रिएक्शंस अगर हों तो हम उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करके हम जल्द से जल्द प्रोडक्ट को हासिल कर सकते हैं। तो इस लिहाज से हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और वो 4 फैक्टर्स कौन से हैं? नेचर ऑफ रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट हमारे पास आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है। यानी कि नेचर, कंसंट्रेशन, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ये 4 फैक्टर्स को आज हम डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से हम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिस फैक्टर को हम डिस्कस करेंगे तो वो हमारे पास है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं, वो डिफरेंट नेचर के हो सकते हैं। वो हमारे पास एक लिहाज से आयोनिक भी हो सकते हैं, कोवलेंट भी हो सकते हैं। जो आयोनिक कंपाउंड हमारे पास होते हैं वहाँ पर बॉन्ड मौजूद नहीं होता, सिर्फ एक अट्रैक्शन होती है। और बॉन्ड ना होने की वजह से आपके पास अगर आयोनिक कंपाउंड हो तो वो फास्ट रिएक्शन शो करेंगे, क्योंकि वहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होनी है, सिर्फ और सिर्फ न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है या न्यू अट्रैक्शन ने एग्जिस्ट करना है। जबकि कोवलेंट बॉन्ड अगर आप उसको डिस्कस करते हैं, कोवलेंट कंपाउंड को डिस्कस करते हैं, तो वहां पर ओवरलैपिंग की वजह से वहां पर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मौजूद होता है। तो सबसे पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होना जरूरी है, इसके बाद न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। इस लिहाज से हम नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर भी डिपेंड करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज़्यादा होगा और किसका कम हमारे पास होगा।
इसके अलावा भी अगर हम एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं तो एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास जो उनकी अपनी बॉन्डिंग है आपके पास, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि उनकी जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है उस पर भी डिपेंड किया जाता है। यानी कि अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी तो लाजमन वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं कर पाएंगे, और या आपके पास वो इजीली बॉन्डिंग आपके पास उनकी नहीं होगी तो वो स्लो रिएक्शन हो जाएगा। और अगर आपके पास उनके अंदर अंदर उनकी अपनी यानी कि इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रांग है, तब वो इजीली आपके पास बॉन्डिंग नहीं करेंगे। अगर वीक है तो इजीली बॉन्डिंग करेंगे, इजीली रिएक्शन अपना देंगे और उनका रिएक्शन फास्ट भी हो सकता है। इसी हवाले से हम यहाँ पर एग्जांपल भी डिस्कस करते हैं पोटाशियम और कैल्शियम की। पोटाशियम हमारे पास जो एलिमेंट आपके पास है, तो पोटाशियम जो अगर हम इसको वाटर में डालते हैं तो ये एक फास्ट रिएक्शन देता है, क्योंकि पोटाशियम के अंदर मेटालिक फोर्स जो है वो बहुत ही वीक है और जिसकी वजह से वो एक फास्ट रिएक्शन प्रोवाइड करता है। इजीली इलेक्ट्रॉन वहां पर डोनेट होते हैं, इजीली हाइड्रोजन आयन बनते हैं जो कि फिर वाटर में चेंज हो जाते हैं। फिर इसी तरीके से अगर कैल्शियम को डिस्कस किया जाए तो कैल्शियम भी आपके पास फास्ट रिएक्शन देता है, लेकिन पोटाशियम के मुकाबले में उसका रिएक्शन स्लो होता है। और कैल्शियम जो हमारे पास है तो वो भी वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन आपके पास जो है आयंस वगैरह बनाते हैं। तो इसी तरह का रिएक्शन अगर आप देखें तो पोटाशियम ने वाटर से रिएक्ट किया तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनाया, ये एक लिहाज से बहुत ही फास्ट रिएक्शन होगा और इसकी जो एक्सोथर्मिक जो हीट होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। जबकि कैल्शियम जो हमारे पास है इसकी टैबलेट्स मिलती भी हैं, अगर आप इसको वाटर में डालें तब इसमें कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड्स हमारे पास बन जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज आपके पास होती है। तो हमारे पास अगर आपने इसकी टैबलेट्स देखी हो तो उसको जब वाटर में डाला जाता है तो बबल्स भी बनते हैं, और वो बबल्स असल में जो निकल रहे होते हैं वो वहाँ से हाइड्रोजन गैस वहाँ से निकल रही होती है और वहाँ पर स्लैग्ड लाइन जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स कहते हैं तो ये वहाँ पर बनता है। तो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट पर ये डिपेंड कर रहा है। अगर आपके पास जो एलिमेंट्स हैं अगर उनकी इंटर एटॉमिक फोर्स जिसकी कम होगी, कमजोर होगी, वीक होगी इंटर एटॉमिक फोर्स, तो वो फास्ट रिएक्शन शो करेगा, और जिसकी आपके पास स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्स होगी तो वो आपके पास स्लो रिएक्शन देगा या उसके रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कम होगी, यानी कि आपके पास चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम की वैल्यू कम होगी। बेशक वो भी कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, लेकिन आपके पास उसमें टाइम ज्यादा लगेगा और जो हमारे पास पोटाशियम है उसमें टाइम कम एक्सपेंड होगा। तो इसी तरीके से ये हमारे पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट आ जाता है। इसी में नेचर ऑफ रिएक्टेंट में अब हम आयोनिक को डिस्कस करते हैं कि आयोनिक कंपाउंड जो हैं वो आपके पास किस तरीके से फॉर्मेशन शो करते हैं, जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं तो वो फास्ट रिएक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें आपके पास सिर्फ अट्रैक्शन होती है, प्रॉपर बॉन्ड नहीं होता। जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसमें आयोनिक अट्रैक्शन है और इस अट्रैक्शन को हम बॉन्ड भी कह सकते हैं। सिल्वर नाइट्रेट है तो यहाँ पर सिल्वर और नाइट्रेट आयन के दरमियान अट्रैक्शन है, सोडियम और क्लोराइड के दरमियान अट्रैक्शन है। अगर आप इनका एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, यानी कि आपने सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सोल्यूशन बनाया, तो एक्वस सोल्यूशन के अंदर सोडियम और क्लोराइड की अट्रैक्शन जो है वो ब्रेक हो जाती है, अलग हो चुका होता है। और इसी तरीके से सिल्वर जो नाइट्रेट है इसमें भी आपके पास वो ब्रेक हो चुका है, सिल्वर अलग हो चुका है, नाइट्रेट अलग हो चुका है, यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग पहले से है। इसलिए जब आप इस सिल्वर को सोडियम क्लोराइड में डालेंगे, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड में डालेंगे, तो बॉन्ड तो उनके पहले से ब्रेक है, सिर्फ न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होनी। जैसे आप पुट करेंगे फौरन वहां पर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, और जो वहां पर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे वो आपके पास सिल्वर क्लोराइड के होंगे जो कि सॉलिड होगा आपके पास, जबकि सोडियम नाइट्रेट आपके पास फिर भी एक्वस सोल्यूशन में चला जाएगा। सिल्वर क्लोराइड क्योंकि आपके पास वाटर में डिसॉल्व नहीं होता इसलिए वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि सोडियम जो नाइट्रेट्स आपके पास है ये वाटर में डिसॉल्व है, तो उस सॉल्यूशन में जो आपके पास वाटर की क्वांटिटी मौजूद है उसके अंदर सोडियम नाइट्रेट आपके पास डिसोसिएट फॉर्म में मौजूद होगा, यानी कि आयंस की फॉर्म में मौजूद है। तो हमारे पास यहाँ पर एक लिहाज से एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होगा और हीट रिलीज भी हो जाएगी। तो सोडियम नाइट्रेट्स बना और साथ सिल्वर क्लोराइड बन गया, और सिल्वर क्लोराइड आपको मालूम होना चाहिए ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, और सॉल्युबल ना होने की वजह से ये व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मौजूद होगा। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो आयोनिक कंपाउंड है वो फास्ट रिएक्शन इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि वहां पर सिर्फ न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ओल्ड बॉन्ड पहले से मौजूद नहीं होते, क्योंकि पहले से जो मौजूद होते हैं वो आयंस होते हैं
और वो आयंस आपस में अट्रैक्शन शो करके वो एक सॉलिड कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं, जिसको सिल्वर क्लोराइड कहा जाता है। तो ये आयोनिक कंपाउंड आ जाता है। फिर हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड को अगर हम डिस्कस करें तो कोवलेंट कंपाउंड में क्योंकि प्रॉपर एक बॉन्ड मौजूद होता है, जैसे यहाँ पर या इस बॉन्ड को शो भी किया गया है, ये हमारे पास एक लिहाज से सेकेंडरी आपके पास अल्कोहल है, जिसको हम सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। सेकेंडरी भी होता है, प्राइमरी अल्कोहल भी होता है और टर्शरी भी होता है। ये चीज़ें आप सेकेंड ईयर में डिटेल में स्टडी करेंगे, इस रिएक्शन को भी देखेंगे और इस रिएक्शन को लॉकस टेस्ट भी कहा जाता है। ये अल्कोहल की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी ये टेस्ट यूज होता है। तो हमारे पास जो सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल है, अगर हम इसमें HCl डालते हैं, किसकी प्रेजेंस में? जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। एज अ कैटलिस्ट हम इसको यूज करते हैं। तो जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में जब HCl को अल्कोहल में डाला जाता है तो इनके रिएक्शंस को कंप्लीट होने में 5 to 10 मिनट्स लग जाते हैं। इसके बाद हमारे पास ये जो है सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड में चेंज हो जाता है। अल्कोहल से सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड में चेंज हो जाता है, साथ वाटर की फॉर्मेशन भी हो जाती है। इस लिहाज से हमारे पास जो कोवलेंट कंपाउंड हैं वो हमारे पास स्लो रिएक्शन शो करते हैं, किसके मुकाबले में? आयोनिक कंपाउंड के मुकाबले में। आयोनिक कंपाउंड में बॉन्ड ब्रेक होता है पहले से, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन है और वो आपके पास ओवरलैपिंग भी मौजूद है। तो पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होगी और इसके बाद न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, जिसकी वजह से इसमें आपके पास जो है लाजमन कुछ टाइम लगेगा। तो 5 to 10 मिनट्स इस रिएक्शंस में हो जाते हैं आपके पास। फिर इसी तरीके से ये स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड कर रहा होता है। तो अगर आप प्राइमरी को अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल के साथ अगर HCl को आप डालते हैं तो वो विदाउट हीट वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता। इसका मतलब यही हुआ कि आपके पास उसमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मौजूद है, स्टेबिलिटी और ज़्यादा है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन हमारे पास बेसिकली तो आपके पास मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम कहते हैं कंसंट्रेशन। अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं आपके पास पर वॉल्यूम के अंदर तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर नंबर ऑफ कोलिजन्स के चांसेस ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ कोलिजन के चांसेस ज़्यादा होंगे तो न्यू प्रोडक्ट बनने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास एक लिहाज से कंसंट्रेशन हमारे पास एक फैक्टर है रेट ऑफ रिएक्शन का, तो वो भी अफेक्ट करता है। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा। इसकी कॉमन सी हम एग्जांपल भी अगर हम देखें, अगर आप ऑक्सीजन जो आपके पास एयर में मौजूद है, एयर में ऑक्सीजन जो हमारे पास मौजूद है, तो अगर आप उसमें किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन आप चेक कर लें। फिर इसी तरीके से आप जो है प्योर ऑक्सीजन आपके पास किसी कंटेनर में हो और उसमें आप किसी चीज़ को बर्न करें और वहाँ पर अगर आप देखें तो आप देखेंगे जहाँ पर 100% प्योर ऑक्सीजन आपके पास मौजूद है तो वहाँ पर आपके पास एक लिहाज से फास्ट रिएक्शन आपके पास होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन के चांसेस ज़्यादा आपके पास होंगे। जबकि एयर में क्योंकि ऑक्सीजन ओनली 21% मौजूद है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन कम आपके पास होगा। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है प्योर ऑक्सीजन अगर आपके पास कंटेनर में मौजूद है तो वहाँ पर 5 टाइम्स आपके पास रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ कोलिजन जब आपके पास इंक्रीज हो जाती है तो उसमें आपके पास अफेक्टिव कोलिजन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट बनने के भी चांसेस ज़्यादा आपके पास होंगे। और आपके पास नंबर ऑफ कोलिजन कम हो जाएगी तो आपके पास इसका मतलब यही है कि वहाँ पर आपके पास जो है नंबर ऑफ रिएक्टेंट कम है तो प्रोडक्ट बनने के भी चांसेस आपके पास क्या हो जाएंगे, कम आपके पास हो जाएंगे। फिर इसी तरीके से हमारे पास जो थर्ड आपके पास इसका फैक्टर आपके पास है वो सरफेस एरिया है। तो सरफेस एरिया की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सरफेस एरिया भी रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम आपके पास हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से आपके पास जो है, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से ये होगा कि आपके पास नंबर ऑफ जो एटम्स होंगे या मालिक्यूल्स होंगे या आयंस होंगे उनके कोलिजन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। यानी कि सरफेस एरिया इंक्रीज करने से आपके पास उनकी कोलिजन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। एक ज़्यादा से ज़्यादा एटम्स एट अ टाइम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाएंगे। जब ज़्यादा एटम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाएंगे तो उनके प्रोडक्ट बनने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे।
इसी हवाले से अगर आप इसको अप्लाई भी करते हैं तो आप अगर आप देखें तो जैसे आप किसी वुड का एक पीस आपके पास हो, मोटा सा पीस आपके पास हो, उसको आप बर्न करें तो इजीली बर्न नहीं हुआ, लेकिन अगर आप उसके स्मॉल पीसेस कर दें तो नंबर ऑफ एटम बढ़ जाएंगे, तब आपके पास वो बहुत जल्द फायर को कैच कर लेगा। तो इस लिहाज से हम ये कहते हैं कि आपके पास जो जिंक हमारे पास है, जिंक के अगर ग्रेन्यूल्स हों आपके पास, इसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स अगर आपके पास हों, उस क्रिस्टल में अगर आप HCl डालें तब रिएक्शन होगा, जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस वहां पर रिलीज होगी, और आपके पास जिंक क्लोराइड वहां पे बन रहा है और आपके पास हाइड्रोजन गैस भी बन रही है, लेकिन ग्रेन्यूल से, लेकिन इसलिए यहाँ पर रिएक्शन जो होगा वो स्लो रिएक्शन आपके पास होगा, क्योंकि आपके पास पाउडर के मुकाबले में, डस्ट के मुकाबले में अगर जिंक पाउडर में डालेंगे तो फास्ट रिएक्शन होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एटम एट अ टाइम आपके पास HCl के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे और फौरन प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। ग्रेन्यूल्स में अगर आप डालते हैं तो वो रिएक्शन आपके पास ऐसे होता रहेगा, बबल्स बनते रहेंगे। आप अगर इसको उसमें भी डाल दें, टेस्ट ट्यूब में भी डालें और इसमें ऐसे डालें, आप प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं अपनी लैब्स के अंदर, तो उसमें आप देखेंगे कि वो आहिस्ता आहिस्ता बबल्स बन रहे होंगे और आपके पास वो कंज्यूम हो रही होगी आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अगर डस्ट होगी उसमें जैसे डालेंगे फौरन रिएक्शन आपके पास हो जाएगा और आपके पास जिंक क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस आपके पास अबंडेंस में वहां से निकल जाएगी। तो ये हमारे पास एक फैक्टर आ जाता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। तो लास्ट फैक्टर्स हमारे पास इसका है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टेंट। टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट्स को अगर आप देखते हैं तो इसको बिल्कुल ऐसे देखें कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई फूड है, हम उस चाहते हैं कि ये फूड जो है सेफ रहे हमारे पास काफ़ी टाइम तक, तो हम ज़्यादातर अब यही करते हैं गर्मियों में, जैसे हम उसको फ्रीज़र में रखते हैं। फ्रीजर में जब हम उसको रखते हैं तो वहां पर टेम्परेचर कम होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो फूड है वो स्पाइल अप नहीं होती है। जब वो स्पाइल नहीं होती है तो तब आपके पास एक लिहाज से वो आपके पास किसी और प्रोडक्ट में भी चेंज नहीं होगी और वो आपके पास ज़ाय भी नहीं होगी। तो इस लिहाज से कुछ ऐसे रिएक्शन है जिसमें हम टेम्परेचर को डिक्रीज करके रेट ऑफ रिएक्शन को भी डिक्रीज करते हैं और उसको सेव कर लेते हैं उस प्रोडक्ट को, जबकि कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जिसमें हम टेम्परेचर को इंक्रीज करके उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से उसके नंबर ऑफ आपके पास कोलिजन बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ने से प्रोडक्ट बनने के चांसेस भी ज्यादा से ज्यादा हो जाएंगे। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है ये भी एक फैक्टर है जो कि आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्टर्ब कर सकता है। तो इस लिहाज से रेट ऑफ रिएक्शन के आज हमने फैक्टर स्टडी किए, जिसमें हमने फर्स्ट जो आपने स्टडी किया जो फैक्टर्स हमारे पास मौजूद था वो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट था, दूसरा कंसंट्रेशन थी, तीसरा हमारे पास जो फैक्टर था वो हमारे पास सरफेस एरिया था और चौथा जो हमने स्टडी किया वो टेम्परेचर था। तो ये फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अगर इस टॉपिक में कोई चीज़ आपको ना समझिए हो तो आप कमेंट्स में और मुझे इनबॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स।